है नहीं क्या अभी बंदे? इट्स माय क्लास नो, एम आई इन द राइट क्लास? ये तो नहीं है मेरी क्लास ना हो कभी। राइट क्लास सर, यही है सर। मेरी क्लास है ना, ओके फाइन। यस ठीक है, तो बेटा लेट्स कंटिन्यू वाई, ताकि तो तुम लोग भी जल्दी फ्री हो, खत्म हो जाए सिलेबस। ओके, मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन उस दिन करने को रिक्वेस्ट किया था। हाउ डिड यू फाइंड दैट क्वेश्चन बेटा? कुड यू मेक सम हेडवे? यस सर। तो this is where we were last time. बेटा बिफोर आई शो यू द स्लाइड्स, अगर किसी ने कोई अटेम्प्ट किया हो और उसको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, तो बेटर वे वुड बी टू फर्स्ट एड्रेस दैट डाउट और ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू क्यों तुम्हें डाउट आ रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक नाउ। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है 18th में, अगर आपने किया है, कुछ मन में डाउट आई है, तो मुझसे पूछ लो। नन? ठीक है, देन आई विल शो यू द क्वेश्चन। ये हो गया सर, ये वाला हो गया तो बस आई क्विकली जस्ट रन थ्रू द आंसर। स्लाइड्स। I'll just आंसर quickly किया। हाँ, I'll just quickly run through the slides. You can keep telling the steps बेटा, ठीक है? यस Okay, height draft 4.182 and the particulars interpolated, including AF and KM. KM is interpolated here. Okay, this is for the last KM is this is KM is interpolated basically here. इनमें से जो use होंगे बढ़िया है, नहीं होंगे तो बच जाएंगे. Now then we convert them into fresh water particulars, correct beta? This is the way you should present. एक line में sea water particulars, उसके नीचे में डॉक वाटर या फ्रेश वाटर पर्टिकुलर्स, जैसा भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। और ये आपको कन्वर्जन नहीं दिखाना है, लेकिन जो सेम भी है वो रिपीट कर दो, ताकि आपको पता रहे आपको ये वाले पर्टिकुलर्स यूज करने हैं। सो दिस इज द वे यू शुड पुट योर क्वेश्चन. Then what happens at critical instant? We know the trim change would be equal to the initial trim, which is 120 centimeters. Particulars to be used would be 159.438 of MCTC and AF of, sorry, MCTC of 155.549 and AF of 72.102. Am I right? Yes sir, right sir. And when you put these, you get a P of 258.8 tons. Yes. अब आपको इसके लिए KM निकालना है. KMW माइनस पी के लिए अब आप फ्रेश वाटर में हैं और आपका W माइनस पी 7645.5 टन. इसका हमें KM चाहिए. I have to now, I don't, 9.5. okay, now we cannot enter the tables with this displacement because they are made for seawater displacement. We convert it into equivalent seawater displacement and then we find the value of KM and draft. Draft is for the second part actually. So the draft comes to 4.059 and KM of 9.585. Once you have the KM, then you have everything. You basically just go ahead applying everything. Of course, they need to be converted to fresh water. Why? Though the KM may not change, but you should always go represent the second line here. कि आपको पता है कि ये इस डिस्प्लेसमेंट पे ये 7645.5 पे फ्रेश वाटर में द केएम वुड बी 9.585. इससे हाँ, अगर ऐसे सिंपल स्टेप्स करोगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, खुद के करने के लिए भी आसान होगा. Then then I don't think there is any explanation required. Then the virtual GM is 1.188, right guys? Yes sir, right sir. Any questions? Anybody has any question up to this point? Then the question says, what will be the virtual GM when the level falls by another 1 meter after the critical instant? तो हमने critical instant पे इसलिए ये ड्राफ्ट निकाला था बच्चों 4.059 का, कि 4.059 जब डेप्थ होगी उस टाइम ड्राफ्ट भी 4.059 होगा और वेसल इवन कील हो जाएगा क्रिटिकल इंस्टेंट पे, करेक्ट?
एक मीटर और फॉल होगा तो डेप्थ 3.059 हो जाएगी और सारे ड्राफ्ट फॉरवर्ड आफ्ट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट all the drafts will be 3.059 then, right? Right, sir. So we can find out in fresh water the buoyancy available at 3.059 draft. 3.059 डेप्थ पे कितनी buoyancy अवेलेबल होगी वो निकाल पाएंगे हम डायरेक्टली उसकी करेक्ट उसके फ्रेश वाटर में डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट, राइट बेटा? Right, sir. एंड उसको जो जहाज की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसमें से उसको माइनस कर देंगे एंड दैट विल बेसिकली एंड एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 7909.4 ये 7904. करेक्ट. ये क्वेश्चन करने के बाद high draft at critical instant is 4.059 meters. Further drop in level will be 1 meter. So the depth of the water will become 3.059 meter. The draft will also become 3.059 meter. So we find out the displacement at this draft and of course the km because that km will be for w minus p in this case. तो सी वाटर में 3.059 मीटर के साथ अगर हम एंटर करेंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी 5703. km की वैल्यू सामने दी हुई है, इसको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे. अब my ship is drawing 3.059 in fresh water. At that point in time, she would be displacing 5564.8 tons of water and her km would be 11.340. This has nothing to do with dry docking. It has got to do squarely with the understanding of hydrostatic particulars. So upthrust will be initial displacement minus the buoyancy available at a draft of 3.059 and that comes to 2339.6 ton. ठीक है बेटा? तो अब P आ गया तो बेटा km अब उस 7904.4 से इसको माइनस करोगे तो इट विल अगेन गिव यू 5564. तो 5564 के लिए हमने km ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है बिकॉज दिस km फॉर w minus p 11.340 and we apply all the things. Only thing is in this case since it is out she's outside the critical period we shall not apply the FSC, right beta? Right, sir. FSC हमने उस क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया था. So GM solid is 3.304. FSC will be not applicable. It is 0 because it is not applicable as the vessel is outside the critical period. GM fluid is same as GM solid in this particular case and virtual dry docking loss will be so much and that gives you a virtual GM of minus 0.0230 meters, right beta? Right, sir. अगर ऐसी कंडीशन में कुछ भी जहाज को टिल्ट कर देगा तो जहाज फिर सीधा नहीं होगा, कैप्साइज हो जाएगा. बट हालांकि इस टाइम टिल्ट होने के चांसेस आर एलिमिनेटेड बाय वे ऑफ एडिक्वेट साइड सपोर्ट्स. So that is question number 18. If you have done it by yourself, then you are reasonably placed. That should give you some confidence. On similar lines, we have question number 19. Again, it's a RD question 1.017. Displacement से करना है. This question is basically similar to question number 4. फर्क सिर्फ इतना है, question number 4 में sea water था, यहाँ पर RD 1.017 है. तो हमें क्या निकालना है? What is the vessel's km? What is the desired GM? What is it that you can afford to lose? What are the factors on account of which the GM would be lost? उनको इक्वेट करके P निकालना है. आपको याद होगा ये क्वेश्चन नंबर 4 में किया था. फर्क सिर्फ इतना था, वहां पर RD सी वाटर थी, यहाँ पर RD 1.017 है. Can you recall question number 4? If you want to have a quick look at question number 4, you can go back and see. अगर देखना है और अगर हाँ करेक्ट और सिर्फ आपने क्या करना है, पर्टिकुलर्स को आपने आरडी के पर्टिकुलर्स को यूज करना है और उसको एग्जीक्यूट कर देना है. सो बेसिकली हाई ड्राफ्ट निकालना नहीं है. क्यों? विल एंटर विद द डिस्प्लेसमेंट. अब ये बताओ अगर मुझे पर्टिकुलर्स निकालने हैं इसमें तो पहला स्टेप क्या होगा? वी आर नॉट गिवन द ड्राफ्ट, वी आर गिवन द डिस्प्लेसमेंट. The equivalent displacement. Very good, shabash. We first find out the equivalent seawater displacement. Can you please find out the equivalent seawater displacement as you calculate? I'll keep showing. So 9083.9. 9083.9. Everybody is okay with it, beta? Step ऐसे लिख लेना. Yes.
अब हम दो वो सी वाटर में पर्टिकुलर्स निकालेंगे फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 9083.9 और फिर उसको डॉक वाटर 1.017 में कन्वर्ट मार देंगे। सो ये हमने जो जो पर्टिकुलर्स चाहिए थे उनके लिस्ट कर लिए, सोच के एक बार क्या क्या चाहिए। फिर कोई अगर डाउट हो तो उसको इंटरपोलेट कर लो, नहीं यूज होगा तो छूट जाएगा। ये हमारे सी वाटर के 9083.9 के साथ ये वाले पर्टिकुलर्स हैं। इफ यू वांट टू प्लीज इंटरपोलेट, यू मे इंटरपोलेट एंड डू इट विद मी, एंड देन प्लीज, आई डोंट वांट टू शो यू द नेक्स्ट लाइन, प्लीज कन्वर्ट देम फॉर आरडी 1.017। प्लीज डू दैट वंस यू हैव डन, लेट मी नो। और करते ही बोल देना ताकि सिलेबस खत्म हो और ये काम खत्म हो। एक हमारे को बल्क एड और करने काफी टाइम है वैसे तो, आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ टाइम, बट द अर्लियर वी फिनिश, व्हाई नॉट यूज द टाइम बेटर यार। अब देखो अपने आप स्पीड आ गई है बेटा, जैसे ही हमने क्वेश्चन सारे कर लिए वी हैव ऑटोमेटिकली पिक्ड अप स्पीड। सर हो गया ओके 1.0। ओके, ये लो देख लो। ये MCTC हाँ ये 161.68। सामने आ गए, देखो कंपेयर कर लो। यस ठीक है सर। हम्म, ओके। तो अब ऐसा करो, ये इसमें अब आपको ये मिल गया तो बस बात ही खत्म हो जाती है। फिर हमें क्या रहा, कौन सा केएम यूज करेंगे? 8.965 इज द केएम वेसल हैज, डिजायर्ड मिनिमम केएम इज 0.3, फाइंड द परमिसिबल लॉस ऑफ केएम। So permissible loss of so GM is 0.945, required is 0.3. So permissible loss is 0.645, correct beta? यस सर। And this will be on which accounts? This will be on what? देखिए अब तुम यहाँ पे ये हो सकता है कि ये this may be happening after critical period, but question ये है कि अगर हमारे पास इतना है तो हम worst case scenario ले लेंगे, हम ये मान लेंगे एफएससी भी अप्लाई कर रही है, राइट बेटा? ठीक है, दैट्स व्हाई वी डोंट अननेसेसरली स्प्लिट की क्रिटिकल पीरियड के बाहर है या अंदर है, वी जस्ट अप्लाई एफएससी आल्सो। दिस विल बी लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एफएससी एंड वर्चुअल लॉस। सो 0.645 को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके इनके फॉर्मूले आ जाएंगे। ये सारा क्वेश्चन 4 का रिपीट है, सिर्फ वैल्यूज जो हैं वो डॉक वाटर की आ जाएंगी और इससे हमारे पी की वैल्यू 577.4 आ जाती है, जरा देख लो।
Yes, sir. 577.4. ओके जी, अब ये आ गया तुम्हारा पी आ गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाउ टू तो गेट द W minus. ट्रिम या व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रिम, उसके लिए हमें क्या होगा, पहले क्वेश्चन में ट्रिम पता थी, पी निकालना था, इसको इस क्वेश्चन में पी पता है, ट्रिम निकालनी है। ट्रिम इज इक्वल टू पी इंटू AF अपॉन MCTC बिकॉज इट इज एक्टिंग एट द आफ्टर परपेंडिकुलर। MCTC डॉक वाटर की यूज होगी, AF डॉक वाटर का यूज होगा। Maximum trim you can calculate, it comes to 2.71 meters by stern, guys. Let me know if there is any concern. ठीक है भाई? Yes, sir. यस अगर बेटा देखो अब कितना आसान हो गया है पीछे के कॉन्सेप्ट्स के साथ, धीरे 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 एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, कहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके बाद क्रिटिकल पीरियड है, उसकी अपनी एक वे ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन है, एक पोस्ट क्रिटिकल पीरियड है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है सिचुएशन देखने की। आपको जहाज की अलोंग द लेंथ किसी भी पॉइंट पे ड्राफ्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको जहाज के किसी भी पॉइंट पे जो ट्रिम चेंज है उसका कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, जैसे TA आफ्ट एंड पे निकाला था, TF फॉरवर्ड एंड पे निकाला था, TR हमने क्वेश्चंस में किसी भी अलग पॉइंट पे निकाला था, तो वो TR निकालना आना चाहिए। किसी भी पॉइंट R पे ड्राफ्ट निकालना आना चाहिए, राइट? दीज आर द बेसिक थिंग्स। कुछ नहीं था, सब लीनियर इंटरपोलेशन था, बेकार में हवा बनकर रह जाता है वो। इट इज नथिंग बट स्ट्रेट सिंपल लीनियर इंटरपोलेशन, राइट बेटा? ये यस छोटे छोटे, हाँ छोटे ध्यान रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेटा मैंने ये क्वेश्चन दिया था, अगर किया है तो बता दो, नहीं किया है तो अभी करो फटाफट। Yes, sir. कर लिया, यस sir. सॉल्व कितना कितना आया ड्राफ्ट और ट्रिम कितना? 3.6 इसका आया, sir, 3.364 forward. वेरी गुड, आप 3.301. ओके ओके ओके। ये बेटा जिसने नहीं किया है वो देख लो, ये आए ड्राफ्ट बेटा, ट्रिम आई है Yes. तुम्हारी यस 2.135 मीटर्स बाय स्टर्न। ये ट्रिम का क्वेश्चन अगर ये करोगे तो तुम्हारा ट्रिम भी रिवाइज हो जाएगा। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, अगर ये शिप इन ड्राफ्ट्स के साथ, सॉरी somebody is asking any question बेटा? No, sir. Okay. If this ship with these drafts of 3.364 meters forward and 5.499 meters aft, पर्टिकुलर्स ऊपर में इंटरपोलेटेड है, ये रहे यहाँ पर, ठीक है, इस ड्राफ्ट के लिए, अगर इस ड्राफ्ट के साथ शिप ड्राई डॉक में जाता है तो क्रिटिकल इंस्टेंट पे ड्राफ्ट कितना होगा? कैन यू कैलकुलेट दैट? आता है ना? तो मैं अगर मैं इस क्वेश्चन को भी कह दूं, MV विजय drawing 3.364 meters forward and 5.499 meters aft goes to a seawater dry dock. Find the draft or the depth of the water at critical instant. Can you do that question? Yes or no? ये वाला, can you do this question? Yes or no? ये 4.40 हाइट ड्राफ्ट यही है बेटा, देखो ये यही चीज है, इसी क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूं मैं। 4.4 मीटर्स हाइट ड्राफ्ट, या मैं ये ड्राफ्ट दे दूं फॉरवर्ड आफ्ट, इट इज द सेम थिंग। तो इस ड्राफ्ट के साथ केजी वही है, ट्रिम जो तुमने अभी कैलकुलेट की थी वो है, FSM जो दिया था वो है, एंटर्स अ सी वाटर ड्राई डॉक। अब ये क्वेश्चन करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं, बेस्ड ऑन व्हाट एवर वी हैव लर्न? टेल मी, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो करो करो, जब हो जाए बता देना, मैं शो आई विल शो यू। एंड इसके होते ही हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हें, स्टेप्स में ब्रेक करके करोगे, एब्जॉर्प्शन बेटर होगी। पहले हमने ट्रिम ड्राफ्ट निकाल लिए, ट्रिम निकाल ली, अब हम कुछ और निकाल रहे हैं, और फिर मैं तुम्हें इसको क्वेश्चन 20 से लिंक कर दूंगा।
Sir, at critical instant 4.180. Okay. $4.180 is the draft you're saying, is it, beta? Yes, sir. GM भी निकालो. What is the P you've got? If somebody wants to validate with you. 477.9. Anybody who wants to agree or disagree Same, with sir. you? Same, Okay. sir. Okay, very okay, beta. You can see the calculation up to P is here on the screen, right? Yeah. Okay, then we can get the Km for W minus P and also the draft. So draft is 4.8180 and Km is 9.431. Once the Km is there, please find the GM at critical instant. Let me know once you agree with the GM. The GM is 0.742, correct, beta? Sir, calculating. कर लो. Please take your time. Oh, yes, sir. 0.74. Very good, shabash. I give another 30 seconds to 1 minute for others also to close out. हो गया बच्चों?
Anybody who's still solving and wants me to wait, let me know. Let me put the question other way now. हो गया, वेरी गुड. अब जरा बेटा कुछ चीज अपनी कॉपी में लिख लो ताकि तुम बाद में कंफ्यूजन ना हो. लिखो, हमने जो क्वेश्चन किए थे इसमें जहाज के पर्टिकुलर्स क्या थे, लिखो बेटा. डिस्प्लेस सी वाटर में डिस्प्लेसमेंट 8576, केजी 8.1, एजी 68, एफएसएम 900 टन मीटर. ये पर्टिकुलर्स लिख लिए. ये जो शिप की कंडीशन है, मैं सिर्फ शिप की कंडीशन की बात कर रहा हूँ. शिप की डिस्प्लेसमेंट कितनी है क्वेश्चन? 8576, केजी 8.1, एजी 68 और 900 टन मीटर. ये क्वेश्चन शिप हमें दिया हुआ था. जब हमने इस शिप को देखा कि अगर इफ शी इज फ्लोटिंग इन सी वाटर तो फिर ये ट्रिम लिख लो बेटा. ट्रिम इसकी आई 2.135 मीटर्स बाय स्टर्न और इसके ड्राफ्ट्स आए, ये भी लिख लो, 3.364 मीटर्स एंड 5.499 मीटर्स. ओके. और इस शिप को फिर अगर ड्राई डॉक करेंगे तो इसका क्रिटिकल इंस्टेंट पे ड्राफ्ट होगा 4. क्रिटिकल इंस्टेंट पे ड्राफ्ट होगा 4.180 और इसका जीएम होगा 0.742. करेक्ट बेटा? एग्रीड? यस सर. ये वैल्यूज लिख ली तुमने ताकि बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू टेक यू बैक टू द स्लाइड, फिर तुम कहोगे क्या था सर. नाउ वी लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20th. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20th सेज MV विजय इज टू बी रीफ्लोटेड. अब तक सारे हमने शिप डॉक किए थे, अब शिप की रीफ्लोटिंग की बात कर रहे हैं. MV Vijay is to be refloated in a seawater dry dock after a prolonged stay for structural repairs. Okay. Her displacement kg and ag after repairs were calculated to be 8576, 8.1 and 68. FSM 900. These are the same values as in that trim question that I gave you, beta. Yes, sir. Calculate the virtual GM and the depth of the water above the blocks, obviously, when the bow just lifts off the block. अब बेटा तुमने बेसिकली क्या देखा इस जहाज को कि पहले लेट्स से इफ द शिप वाज टू ड्राई डॉक तो क्या होगा. अगर शिप के ये पर्टिकुलर्स हैं तो शिप के ड्राफ्ट्स क्या होंगे. फिर इन पर्टिकुलर्स में वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द ड्राफ्ट्स. अगर ये शिप फ्लोट कर रहा होता है, इसको ड्राई डॉकिंग कर रहा होता है, रीफ्लोटिंग की बात मत करो. इस कंडीशन में अगर ये शिप फ्लोट कर रहा होता तो इसके ड्राफ्ट्स क्या आते बेटा? 3.364 and 5.499. 5.499. करेक्ट बेटा? ओके. Yes. अब और ये जब शिप अंदर चला जाता डॉक में तो फिर तुम जैसे पंप आउट करना शुरू करते, जब डेप्थ पानी की आफ्टर ड्राफ्ट के बराबर हो जाती तो द स्टर्न वुड मेक फर्स्ट कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स. यस और नो? बिकॉज शी इज ट्रिम्ड बाय स्टर्न. Yes, sir. So what will be the depth at which the critical period will begin? Sir, the drafts are 5.499. Very good. 5.499. अब 5.499 से जैसे ही पानी कम शुरू होगा, पानी शुरू और नीचे होगा, तो up thrust will start acting at the after perpendicular, which will cause a change in trim by head, and the trim by stern will start reducing. Correct बेटा? Yes, sir. और जब ये trim 0 हो जाएगी, the vessel will reach the critical instant. Correct? Yes, sir. अभी हमने देखा था what was the draft at critical instant? We found out 4.180. इसका मतलब क्या हुआ? जब ये डेप्थ 4.180 हो जाएगी उस टाइम ड्राफ्ट आफ्ट भी 4.180 हो जाएगा, ट्रिम 0 हो जाएगी. इसका मतलब ड्राफ्ट फॉरवर्ड भी 4.180 हो जाएगा, हाइट ड्राफ्ट भी 4.180 हो जाएगा एंड द शिप विल रीच क्रिटिकल इंस्टेंट. यस और नो? Yes, sir. एग्रीड गाइस? Yes, sir. ओके. अब they continued pumping out. They came to a depth of 4 meters. 4.180 से कम करके 4 मीटर कर दिया. Now the ship is happily sitting on the blocks. Yes or no? Yes, sir. Suddenly they realize, for in some emergency, because of some
expected reason, unexpected fallout, the vessel has to go back out of the docks. So they say यार pumping out को बंद करो. अभी जहाज की कंडीशन क्या है? अभी जहाज की कंडीशन है इसके डिस्प्लेसमेंट है 8576, इसकी केजी है 8.1, इसकी एजी है 68, इसका एफएसएम है 900, राइट बेटा? She reached her critical instant at a depth of 4.180, and at that time her GM, virtual GM, you said was 0.742, right beta? Yes, sir. Yes. 4.180 से नीचे और डेप्थ गिरी, P और बढ़ा, लेकिन शिप इज सिटिंग कंप्लीटली, वर्चुअल जीएम और घट जाएगा. डेप्थ जब 4 मीटर हुई तो सडनली डॉक वॉल, या तुम सोचो 4 क्यों, दे कंटिन्यूड पंपिंग आउट पंपिंग आउट पंपिंग आउट. जैसे ही पानी का लेवल कील के नीचे गया तो वो पूरा का पूरा वेट ब्लॉक्स पे चला गया और आपकी जो अप थ्रस्ट है वो 8576 के बराबर हो जाएगी. ओनली थिंग इज इट विल बी एक्टिंग ऑल अलोंग द लेंथ. आपका नेगेटिव जीएम होगा बट इट इज नॉट ऑफ कंसर्न बिकॉज शिप इज सिटिंग ऑन द ब्लॉक्स, राइट बेटा? Yes, sir. जैसे ही डॉक खाली की, they realize the ship has to in emergency go out and no changes have been made in her condition. She has to be, the dock has to be flooded. So now if you flood the dock, what will happen? पानी पहले बढ़ना शुरू होगा, वो ब्लॉक्स के लेवल तक पहुंचेगा. करेक्ट बेटा? कील को टच करेगा, ठीक है? Yes. जब कील को टच कर लेगा, जब डेप्थ पानी की ब्लॉक्स के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? शिप के ड्राफ्ट मार्क्स पे पानी दिखना शुरू हो जाएगा आगे पीछे. करेक्ट? Yes, sir. अब सबसे पहले जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे क्या होगा? पूरा शिप एक साथ उठेगा, बाव पहले उठेगा, स्टर्न पहले उठेगा, क्या होगा पहले? अगर अब फ्लड कर रहा हूं मैं शिप को, डॉक को, तो पहले क्या होगा? जब मैं अंदर आया था तो पहले मेरा स्टर्न टच हुआ था, फिर मेरा बाव टच हुआ और मैं बैठ गया. अब मैं उसको फ्लड कर रहा हूं तो पहले क्या होगा? तो bow lift होना start होगा. वेरी गुड. बाव विल लिफ्ट एट व्हाट डेप्थ? It will lift at the same depth at which it sat. Correct? Yes. 4.180 पे बैठा था तो 4.180 पे ही के बाद हो. जैसे लेवल बढ़ेगा उठ जाएगा बाव. करेक्ट? Yes. सो ये एक क्वेश्चन हो गया. फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर अबव द ब्लॉक्स व्हेन द बाव जस्ट लिफ्ट्स ऑफ, राइट? Yes. इसमें फ्लडिंग में तुम्हारा क्रिटिकल इंस्टेंट पहले आएगा. Critical period will start with the critical instant and it will end when the complete P becomes zero. When P becomes zero, right? Yes, sir. Are you getting what I'm saying, guys? So, इस case में the bow will lift when the depth of the water becomes 4.180 meter above the block. And at that particular time, we have already calculated कि उस time virtual GM जो है 0.742 या 740 जो भी मैंने calculate किया था, it will be that much, right? Yes, sir. Critical instant. Correct. So हमारे को दोनों आंसर मिल गए. He says calculate the virtual GM and the depth of the water above the blocks when the bow just lifts off. So bow will lift off when the depth is 4.180 meters above the blocks, and the virtual GM then would be the GM that you calculated at the critical instant. तो question हो गया solve फिर बेटा? Yes or no? Yes, sir. So flooding के time हम calculation कैसे करेंगे? हम शिप की पहले कंडीशन असेस कर लेंगे, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, उसकी केजी एजी वगैरह सारा उसका जो भी हमने चेंजेस किए हैं, रिपेयर्स किए हैं, उसको अकाउंट फॉर करके हम उसकी नई कंडीशन देख लेंगे. उस नई कंडीशन पे देखेंगे शिप अगर फ्लोट कर रहा होता तो क्या ड्राफ्ट पे फ्लोट कर रहा होता, कितना जीएम होता, और अगर वो उसमें डॉक करता तो क्रिटिकल इंस्टेंट कब पहुंचता. जो क्रिटिकल इंस्टेंट उस शिप की डॉकिंग में आएगा, इफ द कंडीशन इज सेम, वही क्रिटिकल इंस्टेंट शिप की अनडॉकिंग में आएगा. क्रिटिकल इंस्टेंट तो एक ही इंस्टेंट है ना बेटा, चाहे वो डॉकिंग में आए या अनडॉकिंग में आए, राइट? Yes, sir. Guys, have you got what I said or you have any doubts?
सर इसको फिर अप्रोच करने के लिए वही सेम वे जब यस floating यस सर, किस- यस सर, यस सर, वो जो दो ओके पहले क्वेश्चन किए वो करो और उसको उससे एंड में आंसर आ गया, ठीक है। ओके अगर मैं सीधा इस क्वेश्चन को दिखाता है तो कंफ्यूजन होता है। With those two questions put together, that becomes the solution to question number 20, right? ओके Then you will say the answer कि at critical instant the depth will be 4.180 meters and GM will be so much, and that is the answer to question number 20. ओके Okay. अब बेटा ड्राई डॉकिंग जो है ये बड़ा सीरियस ऑपरेशन है, ये मजाक का खेल नहीं है। तुम सोचोगे क्यों, और मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2016 की बात कर रहा हूं। नेवल शिप बेतवा ड्यूरिंग रीफ्लोटिंग फ्लडिंग के टाइम देखो कैसे पड़ा है। दिख गया क्या होता है अगर स्टेबिलिटी की कैलकुलेशन के साथ पंगा करोगे तो। यस सर You can Google, you can find this image on the Google. The day was 5th December 2016 when the ship just fell sideways during the flooding operation. क्यों? नेगेटिव जीएम हो गया होगा पाव लिफ्ट होते ही, और कहीं ना कहीं जहाज में थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन किसी भी कारण से आया, and nothing stopped the ship. The ship went flipped sideways. There were 2 casualties. I think there were 2 deaths. Then there was court of inquiry. If I'm not mistaken, I'm not sure, but if I'm not mistaken, there were some court martials also. और अगर नेवल शिप में जिसमें कि हर वेट साला फिक्स जगह पे बनने से एंड तक वहीं पर था, उस पे स्टेबिलिटी में इस तरह की गड़बड़ हो सकती है, तो मर्चेंट शिप इज अ डायनेमिक थिंग, उसमें तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट take the dry docking process, whether docking or undocking. Both are equally critical. It's not because this happened during flooding, so it will happen during flooding. No, it can happen during docking also. If you hit the bloody negative GM during the critical period, right, beta? यस सर Okay. Please check your WhatsApp. You have received some questions. I think 8-10 questions from past MMD papers on dry docking and grounding. Because now what I have to do is, now what we have to do is we have to see कि जो हमने पढ़ा है, is it adequate for the exam, are there any gaps, and how do we basically make sure that जो हमने सीखा है that is enough for my exam. So that is the last part of the discussion, and इसमें छोटे मोटे एक आधी चीजें हैं जो इन questions में कवर नहीं हुई है, वो मैं आपके साथ अब कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। पहली बात तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ टर्म कॉल्ड एज डेक्लेविटी ऑफ द डॉक, ठीक है। ये थियोरी में भी आ सकती है, ये न्यूमेरिकल में भी आ सकती है। बेटा अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इनमें क्रिटिकल इंस्टेंट पे मेरी ट्रिम कितनी होती थी? सर 0 0। क्यों? क्योंकि ड्राई डॉक का जो बेड होता था, जो फ्लोर होता था, वो हॉरिजॉन्टल होता था और मेरे सारे ब्लॉक्स की हाइट सेम होती थी। Because the floor was horizontal and the blocks were of the same height, obviously the vessel became even keel at critical instant, and thereafter, once she was outside the critical period, then she was on even keel. Am I right, guys? यस सर Yes, sir. Okay. लेकिन अगर फ्लोर को हम हॉरिजॉन्टल रख सकते हो, नो हार्म इन दैट। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, जो फ्लोर को ड्रेनिंग के लिए पानी जब लास्ट का ड्रेन करना होता है, जहाज में भी आपको पता है बैलेस्ट टैंक्स वगैरह में हम क्या करते हैं, बैलेस्ट टैंक्स वगैरह में हमारे बिल्ज होती हैं, बिल्ज वेल्स होते हैं, हम ट्रिम लिस्ट ऐसी करते हैं ताकि पानी बिल्ज वेल में ड्रेन हो जाए। तो ड्राई डॉक में भी बेटा हमारे बिल्ज वेल्स होते हैं ताकि लास्ट में वंस द फ्लोर स्टार्ट्स ड्राइंग अप, द वाटर कैन ड्रेन इनटू द बिल्ज वेल एंड द पंप कैन पंप इट आउट। अब ये बिल्ज वेल किधर होंगे? ये नेचुरली सी, जिस तरफ सी का जिधर गेट है उस तरफ होंगे, तो या किसी भी तरफ रख लो, बट यूजुअली दे आर टुवर्ड्स द गेट। तो क्या करते हैं टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ द ड्रेनेज ऑफ वाटर इनटू द बिल्ज वेल,
हम फ्लोर को हॉरिजॉन्टल रखने की बजाय उसमें थोड़ी स्लोप दे देते हैं, जैसे छत पे तुम ढलान देते हो, ठीक है, ताकि पानी नाली की तरफ चला जाए। ये जो स्लोप ड्राई डॉक के बेड को देते हो या फ्लोर को देते हो, दैट इज कॉल्ड एज डेक्लिविटी ऑफ द डॉक। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेक्लिविटी ऑफ द डॉक एंड व्हाट इज इट्स पर्पस? Yes, sir. Guys, declivity word is clear now? अब अगर डॉक में अब तक तुमने क्या किया था, जितने क्वेश्चन किए थे उसमें डेक्लिविटी कितनी थी? Sir, zero horizontal. Zero. The value of the declivity in all these questions was zero, or they were horizontal. So, well, in terms of numerical value, it was zero. Well, good. बेटा, लेकिन अगर मेरे में स्लोप होता सी बेड पे और ब्लॉक्स की हाइट तो मैं सेम ही रखूंगा। अब आप कोई ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हम ब्लॉक की हाइट एडजस्ट करके शिप को इवन कील क्यों नहीं कर सकते? वुड यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन? अगर मैंने फ्लोर में कोई ढलान ली और तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो ब्लॉक सेम साइज के रख दूं तो ब्लॉक्स का टॉप भी मेरा ढलान में आएगा, या मैं ब्लॉक्स की हाइट को एडजस्ट कर दूं और टॉप्स को हॉरिजॉन्टल कर दूं। ये टॉप्स को हॉरिजॉन्टल करने वाला पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? वुड यू लाइक टू थिंक ओवर? ये इसलिए नहीं है बेटा कि हाइट एडजस्टमेंट जब करोगे तो आपको ब्लॉक्स की स्पेसिंग फिर फिक्स करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे ब्लॉक्स की स्पेसिंग शिप टू शिप उसकी डॉकिंग प्लान पे चेंज होती रहती है। तो दैट मींस यू कैन नॉट हैव basically blocks of different height, because they will not be able to cater to the requirement of every ship that will be using the dry dock. Have you understood what I said? सर एक बार समझ? फिर से रिपीट कर देंगे सर? मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरे अगर डेक्लिविटी है डॉक में कुछ, तो फिर मैं ब्लॉक्स को अलग अलग हाइट के क्यों नहीं रखता ताकि टॉप जो है उनका हॉरिजॉन्टल हो जाए? उसका आंसर सोचो। दिस इज व्हाट यू हैव लिसन हर्ड फ्रॉम मी नाउ। किधर गया? आ जा भाई, कर्सर किधर गया? ये देखो बेटा, ये देखो, अगर मेरी ये डेक्लिविटी होती डॉक की, ये डॉक मेरा स्लोप में है, ठीक है, फ्लोर उसका स्लोप में, करेक्ट? यस सर। अगर मुझे यहां पर हॉरिजॉन्टल करना है अगर सारी टॉप्स को, ठीक है, तो इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में कितना हाइट का डिफरेंस होगा, दैट विल डिपेंड ऑन दिस डिस्टेंस, यस और नो? यस सर। करेक्ट? अगर मेरे डिस्टेंस फिक्स होते तो वी कुड हैव ऑफसेट दिस डेक्लिविटी बाय वेयरिंग द हाइट ऑफ द ब्लॉक्स, राइट? यस सर। लेकिन इनकी स्पेसिंग तो शिप टू शिप वेरी होती है ना, दे ले आउट द ब्लॉक्स, दे शिफ्ट द ब्लॉक्स एज पर द डॉकिंग प्लान ऑफ द शिप, राइट? यस सर। तो इसका मतलब जब इनकी मुझे यही नहीं पता इनकी स्पेसिंग कितनी होगी, सो देयर इज नो वे दैट यू कैन ऑफसेट द डेक्लिविटी बाय हैविंग द ब्लॉक्स ऑफ वेरिंग हाइट्स। डज दैट नाउ मेक द पॉइंट यस। क्लियर? यस सर। यस। तो अगर हमारी डॉक में डेक्लिविटी है और ब्लॉक्स तो बाय डिफॉल्ट मेरे सेम हाइट के हैं, मैंने इसलिए पूछा कोई तुम्हें कल को ओरल्स वगैरह में कोई तंग करे, अरे तुम ब्लॉक्स को ऊंचा नीचा क्यों नहीं कर देते? इट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर हम तुम बेसिकली डेक्लिविटी वाली डॉक में जाओ तो ऑब्वियसली, अच्छा डेक्लिविटी हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि ये ढलान 100 मीटर में कितना है, कितने सेंटीमीटर का है। दैट मींस अगर मैं कहूं कि द डेक्लिविटी ऑफ द डॉक इज 20 सेंटीमीटर्स पर 100 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 100 मीटर की लेंथ पे, ये 100 मीटर की लेंथ पे, मेरे दोनों 100 मीटर की लेंथ पे ये जो हाइट का डिफरेंस है यहां से यहां तक का, ये स्ट्रेट लाइन है, ये डिफरेंस मेरा 20 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली अगर मैं इसी को लेंथ को बढ़ा दूंगा तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा बेटा स्लोप में, करेक्ट? यस सर। अंडरस्टूड?
Yes. So when I say the declivity of the dock is 20 centimeters per 100 meters, that means 100 मीटर पे ढलान 20 सेंटीमीटर है, 200 मीटर करोगे तो ढलान 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 150 मीटर लोगे तो ढलान 30 सेंटीमीटर हो जाएगा. Is that clear? Yes, sir. Okay. So what is declivity of the dock? It is the slope given to the bed or the floor of the dry dock of a graving dock to facilitate the drainage of water into the bilge wells. So that is the declivity of the dock, right? Yes. अब ये बताओ कि अगर डॉक में डेक्लिविटी है तो जब शिप क्रिटिकल इंस्टेंट पे पहुंचेगा तो नाउ कैन द शिप बी इवन की, यस और नो? Or she would end up she would sit with some trim at critical instant. Yes, sir. Some trim would be there. Very she will sit with some trim, right? ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इसका मैं तुम्हें पैरेलल देता हूं. ये ऐसा क्वेश्चन तुमने ड्राई डॉक में नहीं किया, तुमने इन क्वेश्चंस में एक ग्राउंडिंग वाले में किया था जहां पे साउंडिंग आगे पीछे में 1 मीटर से अलग थी. तो जब शिप पूरे सी बेड पे बैठा था तो उसकी ट्रिम 1 मीटर हो गई थी, राइट? Yes, sir. Final trim 1 meter. बैठने के बाद, करेक्ट बेटा? Yes, sir. तो इस केस में क्या होगा, शिप अगर डेक्लिविटी है तो शिप क्रिटिकल इंस्टेंट पे उसका ट्रिम 0 ना होके she will have a trim corresponding to declivity for her length. Corresponding to declivity for her length. Is that clear? Yes, sir. Guys, is that clear? सर ये कंसेप्ट फिर से बता दीजिए प्लीज. क्या चीज बता? सर यही ट्रिम का सर थोड़ा क्या क्या मुझे नहीं पता ना कौन सा क्या कर रहा है, क्या क्या चीज? जब हम सर मतलब कि आपने बोला था ना कि जब वेसल आके डॉक्स पे बैठेगा तो वेदर शी विल हैव अ ट्रिम और नॉट सर. हाँ तो अच्छा पहले तो बताओ, अगर डेक्लिविटी डॉक में होगी तो ब्लॉक्स के टॉप हॉरिजॉन्टल होंगे या ढलान में होंगे? सर ढलान में होंगे. तो ब्लॉक के टॉप अगर ढलान में होंगे तो जहाज इवन कील पे बैठेगा या ट्रिम के साथ बैठेगा? सर ट्रिम के साथ बैठेगा. बस यही तो कहा था, या और कुछ कोई डाउट था मन में? सर इसके आगे कोई वर्ड बोला था ना आपने? मैंने ये तो हमने एक क्वेश्चन किया था पहले जिसमें शिप ग्राउंड हुआ था, तुमने देखा हो पहले क्वेश्चंस में, जहां हैंडलेट साउंडिंग एट द आफ्टर एंड शोड डेप्थ एज 1 मीटर मोर देन द फॉरवर्ड. ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है? देखना नहीं पड़ेगा, आना चाहिए ना. देखना क्या पड़ेगा, अभी तो एक्सरसाइज की है. मैं कोई पिछले साल या तुम्हारे सेकंड मेट की थोड़ी बात कर रहा हूँ यार. अब देखना पड़ेगा तो कल को तू कहेगा दोबारा से P into kg भी बता दो सर. नंबर. ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. तो तूने मुझे कहा, आई एम टॉकिंग टू द सेम जेंटलमैन हु हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, आई डोंट सी द नेम्स सो डोंट वरी. हाँ भाई, लेट्स इंटरेक्ट. तो तुमने कहा कि अगर मान लो ब्लॉक्स के टॉप हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे तो शिप जब क्रिटिकल इंस्टेंट पे पहुंचेगा तो शी विल सिट विद अ सर्टेन फाइनल ट्रिम, यस और नो? यस सर. राइट बेटा, अगर डॉक की डेक्लिविटी 20 सेंटीमीटर 100 मीटर के ऊपर है और मेरा जहाज 150 मीटर का है तो 150 मीटर पे वो डेक्लिविटी कितनी हो जाएगी, ढलान कितनी हो जाएगी 150 मीटर पे? अगर 100 मीटर की लेंथ पे डॉक में 20 सेंटीमीटर की ढलान है तो 150 मीटर पे ढलान कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर. 30 centimeters. So my ship would sit with 30 centimeters trim at critical instant by stern. Correct, beta? Yes, sir. Correct, guys? Yes, sir. So मेरा change in trim कितना होगा? मेरा change in trim initial trim के बराबर नहीं होगा. मेरा change in trim will be initial trim minus the declivity, right? For the length of the ship, correct? बेटा जिसने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा था, अभी कोई मन में और डाउट है बच्चे? नहीं सर, नहीं. क्लियर सर. ओके ठीक है. सो इज द डेक्लिविटी इशू क्लियर? ओके फाइन. सेकंड क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे थियोरी में भी आता है, मैं बता चुका हूं तुम्हें पता है, बट स्टिल आई वुड डू इट. तो ये तुम्हारी थियोरी में भी आता है और ये तुम्हारे ओरल्स में भी पूछते हैं, तो मैं साथ साथ तुम्हारे ओरल्स के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं
pertaining to the topics that we cover. So why vessels prefer to dry dock with a slight trim by stern? So it has two parts. One is why by stern and two why slight trim. Would anybody like to answer why you prefer to trim by stern when docking? Based on the first introductory lecture that we had. Why would you prefer your vessel to be trimmed by stern when docking? हाँ भाई. Anybody? What will happen if the vessel is trimmed by head? What would happen then? Anybody? What will happen if the ship is trimmed by head? चलो तुमने कसम खा लिया नहीं बोलने की, तो मैं मोनोलॉग में चला जाता हूँ. You want the vessel to be trimmed by stern if possible, because then the stern would make first contact with the blocks. That means the stern frame will make first contact with the blocks, and the stern frame is specially strengthened during ship construction to withstand the dry docking stresses that it has to bear. So the stern frame is specially strengthened for this purpose. So therefore you would like, if all is under your control, you would like the vessel to dock with trim by stern, number one. But second is why only slight trim? Why not excessive trim? ये बेटा तुम GM जो हम कैलकुलेट करते हैं वर्चुअल GM उसको याद रख के. Would somebody like to answer why slight trim and not excessive trim? सर जितना ज्यादा अपथ्रस्ट जितना ज्यादा ट्रिम होगा उतना क्रिटिकल इंस्टेंट पे अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा. जितना अपथ्रस्ट बढ़ेगा उतना वर्चुअल लॉस बढ़ जाएगा. जितना वर्चुअल लॉस बढ़ेगा उतना ही हमारा रिस्क ऑफ गोइंग इनटू नेगेटिव GM during the critical period will increase. Therefore, though you would want the vessel to have trim by stern, but you would like to limit that trim and not enter with excessive trim. Does that answer this question? Both aspects of it. So it has two aspects. One is by stern, and then second is why slight and not excessive, right, beta? Yes, sir. Clear? Okay. अब एक हमारा दूसरा फॉर्मूला था जिसका पार्ट क्वेश्चन आंसर बी में दिए हुए थे बेटा. कभी एक आधी बार once in 100 times or once in 1000 times you may have problem कि आपके पास उसने kg देन नहीं दी है, आप नहीं है, अब kg नहीं दी है तो GM वैसे भी नहीं निकल पाएगा. बट कोई किसी कारण से आप फंस गए हो और आपको फॉर्मूला ये P into kg में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि आई हैव नेवर कम अक्रॉस दैट सिचुएशन. तो मैंने कहा था द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इज कि जो वर्टिकली अपवर्ड P लग रहा है दैट इज it is considered as supplementary buoyancy. So W minus P buoyancy is provided by the water. P, the upthrust, is a supplementary buoyancy. Both these added together will provide buoyancy which is equal to W. That means in the second school of thought, there is no reduction in the displacement of the ship, but the P is treated as buoyancy. And then in that case, the formula gets derived. It's a derived formula, not an empirical formula. Simple lever say derivation, I will not go into it. Then the virtual loss becomes P into Km upon W. Km इस केस में भी जहां पॉसिबल हो W minus P का ही होगा जैसे पहले केस में आया था. So W में W minus P नहीं होगा, लेकिन Km would be for W minus P. So this is the second formula जिसके हमारे आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक है बेटा? Okay. Okay, so that is the second formula, P into Km upon W. अब जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं guys, let me see what is the time. हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप के आते हैं. एक आता है फिक्स्ड पर्टिकुलर्स, जैसे हमने ट्रिम टाइप ए प्रॉब्लम किया था. फिक्स्ड पर्टिकुलर्स हैं, सब कुछ दिया हुआ है, KM, TPC, MCT सब दिया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व करना है. वो तो फिर मजे आ गए हमारे.
बिकॉज आपको टेबल्स में जाना ही नहीं हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में, राइट? यस सर। सो एक टाइप का क्वेश्चन तो वो आता है, वो आ गया तो लॉटरी लग गई, तो वो तुम्हें आता ही है। दूसरा हमारा शिप टाइप का हो, now since we carry MV Hinship particulars in the exam hall, so the name of the ship will not be Vijay but it will be MV Hinship, and the particulars will have to be extracted from the stability booklet. फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ सिंगल शीट यूज की थी, वहां उस बुकलेट से पर्टिकुलर निकालोगे, बाकी क्वेश्चंस हैव टू बी डन एग्जैक्टली द सेम वे एज वी हैव डन हियर। इज दैट क्लियर? यस। ओके, अब आपके इस क्वेश्चन में, इसमें मैंने जो एमएमडी के शीट्स भेजी हैं उसमें क्वेश्चंस हैं एमएमडी के पास पेपर के, फिक्स्ड पर्टिकुलर्स के भी हैं और उसमें तुम्हारे उसके एमवी हिनशिप के भी हैं। तो अब आप उन क्वेश्चंस को करो, जो डाउट होगी विल सी, एंड यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि यू आर बेसिकली इन कंट्रोल ऑफ दिस टॉपिक। ये मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना के डाला हुआ है डेक्लिविटी के साथ, इसमें फिक्स्ड पर्टिकुलर्स है तो इसमें तुम्हारी डेक्लिविटी भी एड्रेस हो जाएगी और इसमें तुम्हारा फिक्स्ड पर्टिकुलर भी एड्रेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, लिखना है लिख लो। शिप ऑफ लेंथ 150 मीटर्स, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 5200 टन्स, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन इज 2 meters aft of midships, MCTC 140, KM 6.5, KG 6 meters, TPC 20, FSM 600, drafts 4.35 and 5.41 is to be dry docked. Calculate her residual GM and drafts forward and aft at critical instant if the dock has a declivity of 30 centimeters per 100 meter. Is the question clear? यस सर। तो ट्रिम चेंज इनिशियल ट्रिम के बराबर नहीं होगा, वो डेक्लिविटी को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जब जहाज बैठेगा तो आगे पीछे के ड्राफ्ट बराबर नहीं होंगे, दे विल डिफर बाय एन अमाउंट इक्वल टू द डेक्लिविटी फॉर द लेंथ ऑफ द शिप, राइट बेटा? यस सर। 0.4 meters, 40 सेंटीमीटर। 45 बेटा, 45, 150 मीटर है ना जहाज की लेंथ, 30 सेंटीमीटर पर मीटर 100 मीटर, 45 सेंटीमीटर। करेक्ट। सो ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे, पर्टिकुलर सारे दिए हुए हैं, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी चैलेंज नाउ बेटा। ये क्वेश्चन तुम्हारे डेक्लिविटी को भी कवर कर लेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स्ड पर्टिकुलर्स को भी कवर कर लेगा, और इसकी सॉल्यूशन मेरे पास है, अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन करके लेके आना। यस। कर लाओगे इसको? यस। मैं एक क्लास और लगाऊंगा टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन डेक्लिविटी ऑन ड्राई डॉक, एक आधा एमवी इनशिप का भी ले लूंगा। तो एमवी इनशिप की बुकलेट अगली क्लास में तैयार रखना भाई, प्लीज कीप द बुकलेट रेडी। सर एंड इनशिप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने, उसमें एक डाउट था सर। हाँ वहाँ पे यहाँ पे हम लोग फिक्स पर्टिकुलर्स में परमिसिबल लॉस हमेशा एफएससी और वर्चुअल लॉस दोनों ऐड करते हैं। इनशिप में हम लोग जीएम फ्लूइड पहले निकाल लेते हैं सर, और तो उसके बाद एक परमिसिबल लॉस सिर्फ वर्चुअल लॉस को लेते हैं। तो सर तो उसमें डाउट ये था कि तो एफएससी भी बेटा 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 ये मेथड बेटर है, बिकॉज एफएस अगर तुम वर्चुअल डिस्चार्ज वाला मान रहे हो तो एफएससी विल इंक्रीज व्हेन यू डिवाइड बाय डब्ल्यू माइनस पी। यस सर। ओके, अगर W से FSM को डिवाइड करोगे तो FSC की वैल्यू कम आएगी, W माइनस P से करोगे तो FSC की वैल्यू ज्यादा आएगी, राइट? यस और सर। तो दैट मींस यू आर बेसिकली मेकिंग एन असेसमेंट ऑन द सेफर साइड, अगर एरर भी होगा तो यू आर मेकिंग इट ऑन द सेफर साइड, राइट? सो दिस इज डेफिनेटली अ बेटर मेथड। और जो और इश्यूज होंगे मैं अपने आप भी खुद कोशिश करूंगा एड्रेस करने की, तुम्हें कुछ लगता है तुम भी बात करना, पर पहले तुम ये डेक्लिविटी और फिक्स्ड पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन तो कर लो कम से कम। ये क्वेश्चन आगे तो लॉटरी लग गई तुम्हारी, फिर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? यस सर। तो इसको करो और इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन लेके आना। मेरे पास क्वेश्चन की सॉल्यूशन है बेटा, आई डोंट वांट टू शो यू, ठीक है? तो मेरे पास तो तैयार है, बट विल आई टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। तुम करके लाओगे, तुम्हारा ठीक होगा, बहुत तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। छोटी मोटी गलती भी होगी तो दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द इश्यूज। तो इसको करके लेके आना है, इसके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। नेक्स्ट क्लास में इसकी सॉल्यूशन, जैसे आज तुम्हें वो 2 मैंने क्वेश्चन दिए थे वो करके लाए थे, दैट सेव्ड लॉट ऑफ टाइम, ये कर लाओ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास वुड बी माय लास्ट क्लास फॉर ड्राई डॉकिंग एंड ग्राउंडिंग। फिर मुझे आपके साथ थ्योरी के टॉपिक्स एक बार रिव्यू करने हैं,
मेरे हिसाब से तो बल्कहेड रहता है, बट एक बार मैं आपके साथ फिर भी डिस्कस कर लूंगा। अगर कोई और भी चीज रहती है तो दैट कैन बी कवर्ड एंड देन वी हैव ओनली द डाउट सॉल्विंग। ठीक है भाई? ओके गाइस, कैन आई साइन आउट नाउ? यस सर, ओके Yes. बेटा, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, चलो।